ब्रेक के बाद स्वागत है आपका निर्धार के खास कार्यक्रम जीत का गणित में। लगातार हम लोग गणित लगा रहे हैं। हमारे विश्लेषक विद्वान जो है 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ खास सीटों पर अपने अपने गणित लगा रहे हैं। कौन विजयी होगा और कौन नहीं, इसका भी आकलन कर रहे हैं। आकलन कितना सटीक है ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन इन विद्वानों के आकलन बिगड़े ही गलत होते हैं और हमारे पास तो जखीरा है विद्वानों का। तो हम किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, विद्वानों के गणित पे विश्वास करते हैं, उनके अनुभव पे विश्वास करते हैं। और ऐसे आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम यह कार्यक्रम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने इन विद्वानों से आपका परिचय करा दें कि इस बार जो है हमारे साथ कौन कौन है अभी बने हुए और कौन हैं नए जुड़े। तो संजय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। के विश्वदेव राय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी काफी अनुभवी और कह सकते हैं कि इनका विश्लेषण बहुत ही हमें भी परेशान कर दे रहा है कि हम किस तरफ जाएं और कहां किसको विजयी बनाएं। नागेंद्र बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सभी अपने विद्वानों का, विश्लेषकों का। के विश्वदेव राय जी तो पूरी कुंडली लेकर बैठे हैं, टीवी स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं। तो और उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि उन्हें भी विश्लेषण करने में आनंद आ रहा है। हमारे दर्शकों को भी आनंद आएगा। और अब हम जल्दी से शुरू करें, इससे पहले कोई भूमिका बनाएं, इससे पहले हम जल्दी से शुरू करेंगे अमेठी लोकसभा सीट। अमेठी लोकसभा सीट, अमेठी लोकसभा सीट, स्मृति ईरानी, किशोरी लाल शर्मा और नन्हे सिंह चौहान। स्मृति ईरानी बीजेपी से हैं, किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से हैं, नन्हे सिंह चौहान बसपा से यहां चुनाव मैदान में हैं। प्रतिशत, इससे पहले कितने प्रतिशत मतदान हुए थे यह भी हम आपको दिखा दें टीवी स्क्रीन पर। प्रतिशत मतदान अमेठी लोकसभा सीट, गांधी परिवार की यह मानी जाती थी सीट, लेकिन 2019 से गणित बिगड़ गया। कांग्रेस के स्थान पर बीजेपी यहां पर दिख रही है। 2014 में 52.39%, 2019 में 54.08% और 2024 में 54.34%, यानी कि कुछ परसेंट बढ़े हैं यहां पर 2024 में। आप देख सकते हैं 2014 में कांग्रेस यहां पर विजयी रही, 2019 में स्मृति ईरानी विजयी रही और राहुल गांधी को वायनाड का रुख करना पड़ा। अब इस बार जो है यहां पर किशोरी लाल जी चुनाव मैदान में है। अपने विश्लेषकों के पास हम रुख करते हैं, हमारे जो विश्लेषक हैं उनके पास हम रुख करेंगे। और सबसे पहले हम आना चाहेंगे के विश्वदेव राव जी के पास। के विश्वदेव राव जी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर 5 मेहमान भी जुड़ गए हैं, एक 5वें मेहमान तो देवराज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो अब विश्लेषण की शुरुआत कर लें। अमेठी की बात। के विश्वदेव राय जी अपना तो पूरा कुंडली लेकर के ही बैठे थे, पूरा गणित जो भी आप लगाए हुए थे, इसलिए शुरुआत आपसे। चलिए। नहीं देवेंद्र जी, वो कुंडली नहीं है, वो नोट्स लिखने की आदत है। जी जी। तो नोट्स लिखता हूँ, अपने सब सीनियर से सीखा है मैंने। जी जी। जितने मेरी स्क्रीन पे बैठे हैं सब मेरे वरिष्ठ हैं। जी जी। सबसे कनिष्ठ मैं ही हूँ, सबसे छोटा हूँ इन सब में। जी। तो मेरा विश्लेषण हो सकता है कभी गलत भी हो जाए, लेकिन मैं इस सीट पे देखिए बहुत कड़ी टक्कर तो है ही, क्योंकि लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ स्मृति ईरानी जी के साथ ये है कि यहाँ के जो 5 विधायक हैं, 5वें विधायक जो इस सीट में है महाराजी प्रजापति, वो भी अब भाजपा की तरफ ही उन्होंने रुख कर दिया है। तो यहाँ 5 विधायक जो है सिटिंग, वो सब राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने राज्यसभा में वोट कर दिया बीजेपी कैंडिडेट को। तो 5 विधायक यहाँ पर स्मृति ईरानी के साथ खड़े हुए हैं।
अमित शाह जी और ने यहाँ पर रोड शो भी किया था, जनता से समर्थन भी मांगा था। स्मृति ईरानी ने पिछली बार टक्कर दी थी, 2 बार लड़ चुकी थी, एक बार हार गई थी, दूसरी बार 50,000 के आसपास की मार्जिन से वो जीती हैं यहाँ से। इस बार राहुल गांधी नहीं लड़े यहाँ से, उन्होंने रायबरेली पसंद किया। यहाँ से प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो बूथ मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट देखते हैं सोनिया गांधी जी का, उनको लड़ा दिया गया यहाँ से। तो एक कांग्रेस के लिए नेगेटिव पॉइंट ये है सबसे बड़ा, और वही पॉजिटिव पॉइंट स्मृति ईरानी जी के साथ ये है कि वहां के जो 5 सिटिंग विधायक हैं वो उनकी तरफ है। तो ये वोट शेयर स्मृति ईरानी जी का स्टार्ट ही करीबन, अगर आकलन करूं तो इन 5 विधायक के वोट शेयर के साथ स्टार्ट करता है, शुरुआत होती है। तो उनका थोड़ा अपर हैंड तो है, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस और प्रियंका गांधी ने वहां कैंपेन किया है लगातार चुनाव में, और जैसे मुद्दे उठाए हैं, तो वहां पर एक कड़ी टक्कर मिल रही है स्मृति ईरानी को इस बार। तो इसको आप थोड़ा पलड़ा इसलिए भारी कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने जब वोट किया था पिछली बार बीजेपी की तरफ, तो उसके बाद डेवलपमेंट की भी कई चीजें हुई हैं अमेठी क्षेत्र में। तो जनता का विश्वास तो अभी है बीजेपी सरकार में। तो मुझे लगता है ये सीट स्मृति ईरानी निकाल लेंगी, भले ही मार्जिन और कम हो जाए 50,000 से, लेकिन स्मृति ईरानी को निकाल लेना चाहिए जी। बीजेपी को आप ये सीट दे रहे हैं। अंततः अब प्रमोद गोस्वामी जी के पास आएंगे। आपका विश्लेषण बहुत ही परेशान करता है मुझे, लेकिन हाँ, सत्य के करीब है, मानते हैं हम आपको जी। थोड़ा मेरे लिए आसान कर दिया कीजिए प्रमोद जी। जी अब देवेंद्र जी जो स्थिति है वो उसको एक जर्नलिस्ट के रूप में, अब तो खैर जर्नलिस्ट दलीय आधार पर बटे हुए हैं, अब तो उनकी निष्ठाएं जर्नलिस्ट विधायक दलों की तरफ हो गई है। जी जी, ये दुर्भाग्य है, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, हालांकि मैं अपने प्रिय विश्वदेव की बात से थोड़ा सा असहमत हूँ, बाकी अभी तक जो 3-4 हुई उस पर तो ठीक ही रहा। मुझे लगता है कि आप गुरु चेला में असहमति हो गई। बहुत नहीं असहमति नहीं, हाँ, विचारों का असहमत का मतलब हमारा उस भाव में मत लीजिए। मुझे लगता है कि आपकी स्मृति ईरानी को जीतना मुश्किल होगा जी। भले ही वो अंतर कम से हारे हैं, लेकिन उनकी हार मुझे निकट दिखाई देती है। वैसे तो कांटे की टक्कर कही जा सकती है ओवरऑल, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आपकी, चूंकि राहुल गांधी जी पिछली बार चुनाव हार गए थे और जो भी कारण रहा, और स्मृति ईरानी जी जीत गई थी, उसके कई फैक्टर्स हैं जो मैं रखना चाहूंगा इसमें। एक तो ये कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई, स्मृति ईरानी जी पूरी कोशिश में भरपूर लगी रही कि राहुल जी आके यहाँ चुनाव लड़ जाएं, ताकि पूरा चुनाव जो है वो अमेठी पे आके केंद्रित हो जाए। लेकिन कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि शायद उनकी इस रणनीति को भांप गई और उसने जो है वजीर से प्यादे को लड़वा दिया, अपने प्यादे को खड़ा कर दिया। उसने कहा कि हम अपनी हार का बदला अपने प्यादे से लेंगे, ताकि हिसाब किताब हम बराबर कर सकें जी। तो ऐसा मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। जहां तक केएल शर्मा का, देखिए, भले ही केएल शर्मा ने कोई चुनाव न लड़ा हो, लेकिन नेपथ्य में चाहे वो जितने भी चुनाव अमेठी में हुए हैं, सुल्तानपुर से अमेठी संसदीय क्षेत्र बनने के बाद राहुल गांधी के रहे हों या और चुनाव रहे हों, या रायबरेली का भी रहा हो, वो केएल शर्मा अमेठी के एक एक व्यक्ति से पिछले दशकों से वो वहाँ काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहाँ की समस्याओं को जो भी आता है वो राहुल गांधी पर बाद में जाता है, वो केएल शर्मा से अपनी शिकायत दर्ज कराता है और वो उसका समाधान करते रहे। एक तो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनको वहाँ पहचान की संकट नहीं। वो वहाँ के, मतलब स्मृति ईरानी को जितने लोग निजी तौर पर नहीं जानते होंगे,
केएल शर्मा को निजी तौर पर उनके साथ उठना बैठना, उनकी समस्याओं को शेयर करना, समाधान करना, ये उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात जो स्मृति ईरानी जी का एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है जी, एक तो ये है कि अमेठी और रायबरेली 2 संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के ऐसे रहे हैं कि जो वहां का चाहे वो प्रधानमंत्री वहां कई बार रहे हों, लेकिन अमेठी और रायबरेली के लिए हमेशा दिल्ली के दरवाजे खुले रहे। अगर किसी ने कोई दिल्ली गया और उसने कहा कि हम अमेठी से आए हैं, रायबरेली से आए हैं, तो उसके लिए एक अलग कक्ष होता था, उसके जलपान की व्यवस्था होती थी, उसकी समस्याओं का समाधान के लिए एक आदमी बैठा रहता था। तो ये एक वहां के लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। जो स्मृति ईरानी जी के आ जाने के बाद मतलब जब ये लोग जाते थे, क्योंकि मैं वहां 2-3 बार गया हूं और लगभग 35-40 वर्ष की अपनी पत्रकारिता में मैंने राजीव गांधी से लेकर वहां तक मैंने रायबरेली और अमेठी को बहुत निजी तौर पर कवर किया है और नजदीक से देखा है उस क्षेत्र की जनता को, वहां के लोगों को, और लोगों को जानता भी है। तो वहां के लोगों की अब की ये एक व्यथा थी, जब ये चुनाव हारने के कुछ समय के बाद, कुछ 2-4-6 महीने के बाद जब मैं वहां गया, तो वहां के जनताओं का एक दर्द था, या उन्होंने आज से 4 वर्ष पहले ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि वो चीज नहीं है स्मृति ईरानी जी में जो राहुल गांधी के रहने से रहता था। जी ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो आप ये मानते हैं कि इस बार कांग्रेस वहां पर बाजी मारेगी, कम या अधिक अंतर से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ेगा। हम अब अगला रुख करेंगे, नागेंद्र बहादुर जी के पास जाएंगे और उनका गणित जानना चाहेंगे कि आपका गणित क्या कहता है। अगर जो संक्षेप में अपने गणित रखें तो कुछ और सीटें हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अब 1 घंटा ही शेष है हम लोगों के पास। देखिए, मेरा बहुत लंबा नहीं है जी जी, बहुत छोटा सा मेरा विश्लेषण है जी कि यदि केएल शर्मा जी घर घर जाने जा रहे हैं और इतने सर्वप्रिय हैं, तो केएल शर्मा के दम पर अगर चुनाव होना था तो केएल शर्मा पिछले चुनाव में भी थे, राहुल को हार का मुख नहीं देखना पड़ता। दूसरा, कांग्रेस वहां रणछोड़ की भूमिका में आ गई, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। भी कांग्रेस तो चुनाव के पहले ही अपनी हार मान के ना प्रियंका गांधी वहां से लड़ी, ना राहुल गांधी लड़े, जैसा कि अभी गोस्वामी जी कह भी रहे थे। वो उनके नजरिए से एक रणनीति के तहत एक प्यादे से हम उसको स्मृति को हरवाएंगे। लेकिन ये प्यादा ये कहता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के पहले वहां हार अपनी देख रही थी। ये तो बातें हो गई। दूसरा एक ये है कि स्मृति ईरानी के ऊपर ये था कि थोड़ा सा बाहरी है, लेकिन कुल मिला के वो कांग्रेस का जो खानदानी सीट थी, वो लोग भी कोई वहां के नहीं थे। स्मृति ईरानी इसको तोड़ने के लिए वहां एक अपना घर भी, जमीन लेके, प्लाट लेके घर भी बनवाया, और वहां बाकायदा एक पूरा स्टाफ उन्होंने तैनात कर रखा है, जो कि 24 घंटे जनता के साथ जुड़ा रहता है। कुल मिला के जो हमारे पास स्थिति, स्मृति ईरानी आज भी मजबूत स्थिति में है और इस चुनाव में सीट निकाल देंगी। स्मृति ईरानी जी बीजेपी सीट निकालती हुई दिख रही हैं, और इसका कारण आपने पूरी तरह से बता दिया, स्पष्ट कर दिया। देवराज सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और अमेठी पर आपकी राय क्या है? देवेंद्र जी, देखिए, अमेठी में लड़ाई तो काफी टफ है और एक तरफा नहीं है स्मृति ईरानी जी के लिए। जैसा प्रमोद सर ने कहा है कि इस बार केएल शर्मा उम्मीदवार हैं, और केएल शर्मा जी रायबरेली, अमेठी दोनों जगह और वहां के लोगों से लगातार मिलते रहे हैं, चाहे रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में और अमेठी में राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में। 2019 के इलेक्शन में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को शिकस्त मिली, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने 2019 में जो चुनावी वायदे किए थे उसमें कुछ तो पूरे हुए और काफी कुछ पूरे नहीं हुए। क्षेत्रीय जनता में इस बात को लेकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, राहुल गांधी जी से भी वहां की जनता को बहुत उम्मीद हुआ करती थी। इसके बाद जो है स्मृति ईरानी जी वहां से भाजपा की तरफ से आई और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बनी और हाई प्रोफाइल मंत्री रही, तो लोगों को स्वाभाविक बात है कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वह अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो इसका एक झटका स्मृति ईरानी जी को इस चुनाव में लग सकता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो भाजपा पूरे देश और प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रही है, इसलिए भाजपा के लिए भी अमेठी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। यह तो अब
स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए यह सीट अब उतनी आसान नहीं है। जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई काफी कांटे की है। देवेंद्र जी जी, जीत जाए अलग बात है, लेकिन लड़ाई काफी कांटे की है, यानी कि आप बराबर बराबर में बांट रहे हैं। जी जी देवेंद्र जी, मेरा यही आकलन है जी, कि बीजेपी और कांग्रेस कोई भी आ सकती शर्मा की जो के.एल. शर्मा की जो सरलता, सादगी और आम लोगों से उनका सहज लगाव, ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ जोड़ने में सफल रहा है। जी, अब हाई प्रोफाइल सीट है तो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए वहां पूरी पार्टी लगी रही। जी, तो स्मृति ईरानी जी के पक्ष में माहौल तो है, लेकिन अब वो 2019 वाली स्थिति नहीं है। चलिए संजय जी अपनी राय रखिए जरा संक्षेप में। जी, ईरानी जी का तो ये कहना है कि उनकी छवि वैसे भी बहुत खराब हुई है, क्योंकि उनके साथ भी कई प्रकरण लगे रहे। जब महंगाई थी वो टंकी लेके घूमती थी सिलेंडर को, पब्लिक को याद है वही स्मृति ईरानी महंगाई डायन खाए जाते। फिर उनका एक कांड हुआ, वो गोवा में कौन सा होटल था उसमें क्या मांस परोसाते थे। ठीक है, ऐसी कई। और फिर महिला पहलवानों के साथ जब उत्पीड़न हुआ मणिपुर में हुआ तो स्मृति ईरानी का कहीं चेहरा टीवी दिखा नहीं गया। तो पब्लिक में ये गया कि आप तो पहले तो बड़ी बात करती थी महंगाई की, महिला की, अब कहाँ कहीं आपका कोई रोल दिखा नहीं। और जिस हिसाब से लोगों ने बदलाव किया था अमेठी में कि शायद स्मृति ईरानी के आने से शायद क्षेत्र का विकास बहुत तेज होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़े कद्दावर लीडर है, जनता पार्टी के सीनियर लोग ने उनको भेजा है, पर उस हिसाब से विकास नहीं हुआ अमेठी का, जिस हिसाब से लोगों ने चुना था। जी, और वैसे भी आज कितने भी स्मृति ईरानी वहां मकान बना ले, बंगला बना ले, सब बना ले, पर वो परदेसी ही हैं। उनका वैसा एक जो अटैचमेंट होता है वो नहीं है पब्लिक के साथ। वो ठीक है, सांसद बनी है तो अपना सब व्यवस्था बनाएंगे, लोगों को सेवा करेंगे, होना भी चाहिए, बट वो कनेक्शन नहीं बन पाया। ठीक है, संगठन के खासतौर से भाजपाई जो संगठन के लोग हैं उनके साथ उनका एक कोलैबोरेशन है, उनके साथ उनके बहुत अच्छा घुल मिल के कुछ खास लोगों के साथ घूमते हैं क्षेत्र में। परंतु जैसे देखा जाए, जैसे मुलायम सिंह थे, इटावा में चले आते थे, उठ के खेत में कहीं चले गए, इससे मिल लिए, गाँव का नाम जानना, बड़े छोटे लोग को नाम जानना, किसी मदद करना, वो चीज स्मृति ईरानी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं लोग ठगे से महसूस किया, यार बोले यार ठीक है जिताया तो सही, परंतु वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग जैसे सोच रहे थे कि इतना बड़ा नेता आएगा तो क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार होंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उस हिसाब से दिखा नहीं। और परंतु सामने क्या है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी का नाम चल रहा था या प्रियंका गांधी लड़ने का, यदि वो लड़ते, और लड़ना चाहिए था कायदे से, क्योंकि क्या है सीट की गरिमा उन्हीं से बनती है। अब प्यादे से लड़ा हुआ तो वो गरिमा नहीं बन पाती। ठीक है, वो आप खेल रहे हो दाव की, जीत गए तो वाह वाह, और हार गए तो भी वाह वाह। तो उस हिसाब से कांग्रेस में दाव चला है कि के.एल. शर्मा को लड़ा के देखें, जीत गए तो बोलेंगे साहब हमारा तो छोटा सा आदमी ने हरा दिया, हार गए तो बोलते हैं वो तो बहुत छोटे थे, अब उससे जीत गए। तो कांग्रेस उस बदला भी हो सकता है कि राहुल गांधी का बदला ले लिया जाए। बदला लेने के लिए क्या है, जैसे मैंने कहा ना, स्मृति ईरानी कलाकारी से इस क्षेत्र में आए। अब के शर्मा जी क्या है, वो उनके पर्सनल मैनेजर समझ लीजिए आप तरीके से, गांधी परिवार के मैनेजर हैं। अब उसको आपने एकदम सौंप दिया सिंहासन। अब सिंहासन एकदम नई चीज होती है ना, उसको संभालने में बड़ा अनुभव चाहिए। तो कहीं ना कहीं के.एल. शर्मा जी नाम है, लोकल है, सब कुछ है, जानते हुए, पर जीतने के लिए उनको बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे। और नहीं तो पापड़ तो बेल चुके होंगे, अब जितना बेलना था बेल दिए होंगे, बेल लिए हैं। अब ये बताइए वो पापड़ सिकेगी कि नहीं, मुंह में जाएगी कि नहीं, ये बताइए। बस ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी का यदि कुछ वोट इनको शिफ्ट होता है तो कुछ बात बनेगी, अन्यथा मुझे लगता नहीं कि तो किधर दे दें, मतलब किधर दे दें। भाजपा के पास ही मुझे लग रहा है ज्यादातर सीट जाने। बीजेपी के पास आप सीट। अब हम ये देखेंगे कि आखिर किन के, जो हमारे जो विद्वान 5 विद्वानों ने अपनी राय दी अमेठी सीट पर, तो इसमें से कांग्रेस के पक्ष में एक विद्वान का मत गया, प्रमोद जी का, कि कांग्रेस ही जीतेगी। और उसके बाद बीजेपी से 3 विद्वानों का मत गया है कि बीजेपी आ रही है। लेकिन एक विद्वान जो हैं ये हाफ दे रहे हैं कि ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, यानी कि हम बहुमत के आधार पर अगर जो निर्णय करें तो इस अमेठी सीट पर 2019 के बाद
2024 में बीजेपी पुनः आ रही है। तो बीजेपी यहां पर आ रही है अमेठी। अब हम रायबरेली सीट की बात करेंगे। रायबरेली सीट में कौन किन के बीच है मुकाबला? दिनेश प्रताप सिंह ये बीजेपी से हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से हैं और ठाकुर प्रसाद यादव यहां पर बसपा से हैं। ठाकुर प्रसाद यादव यहां पर बसपा से हैं। तो इनके बीच मुकाबला है। और अब प्रतिशत अगर जो देखें तो प्रतिशत हम आपको बता दें, इससे पहले सोनिया गांधी थी, अब वो राज्यसभा की सांसद हैं। 2014 में 51.73%, कांग्रेस को 63.80%, बीजेपी को 21.05%। 2019 में अगर जो देखें तो यहां पर कांग्रेस का वोट घटता हुआ दिखा है और बीजेपी का बढ़ता हुआ। 38.36% बीजेपी और कांग्रेस 55.80%, यानी कि करीब करीब यहां पर कांग्रेस घटी है और 10% से अधिक वोट बीजेपी का यहां बढ़ा हुआ है। अगर इस लिहाज से बढ़ेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब यहां से बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से राहुल गांधी यहां पर चुनाव मैदान में हैं। रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे मेहमान जो हैं उनकी क्या राय है, उसके बाद हम पुनः इस गणित पे आएंगे, इस परसेंटेज पे आएंगे, प्रतिशत पे आएंगे। हमारे साथ के विश्वदेव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं कुल। विश्वदेव राय जी, आप अपना आकलन जरूर प्रस्तुत करें। देवेंद्र जी, यहाँ पर राहुल गांधी है, प्रमुख चेहरा है कांग्रेस का, और इंडिया गठबंधन का पूरा माहौल जो बनाया है उत्तर प्रदेश में उन्होंने ही बनवाया है। यहाँ पर उनकी जीत तो होगी, मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बात है। सोनिया गांधी जो यहाँ से पूर्व थी, उनकी माता जी, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक अपील भी करी, चिट्ठी भी लिखी, खुद आके भी बोली कि मैं आपको रायबरेली के जनता को अपना बेटा सौंप रही हूँ, और ये रायबरेली को गढ़ माना जाता रहा है। मार्जिन ऑफ विक्ट्री उनकी पिछली बार, जब यहाँ पर एक अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर बसपा और सपा ने पिछली बार अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और अब की बार बसपा ने कैंडिडेट खड़ा किया है। यहाँ वोट पिछली बार जब बसपा सपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था तब करीबन 1.5 लाख की मार्जिन थी सोनिया गांधी की। अब की बार वहां का माहौल देखना है, माहौल तो राहुल गांधी के पक्ष में ही है। वहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखनी है कि राहुल गांधी, जैसे हम बनारस की बात करते हैं, हम उस तरह तो नहीं आंक सकते, लेकिन हम एक आकलन यही करते हैं क्योंकि सोनिया गांधी जीती थी वहां से, कई बार कांग्रेस ही जीतती चली आई है, तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखनी होगी कि वो 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं कि नहीं जीतते। मार्जिन देखनी होगी कि कितने मार्जिन से राहुल गांधी जीतते हैं। कांग्रेस को आप सीट दे रहे हैं बिना किसी संकोच के, बस जी। अब हम आना चाहेंगे नागेंद्र बहादुर जी आपके पास। नागेंद्र बहादुर जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरी तरफ से भी ये सीट कांग्रेस को ही जाएगी और मैं विश्वास जी से एकदम सहमत हूँ कि देखना, उसका मैं बता रहा हूँ कारण ये है कि एक तो सोनिया की जो भावुक अपील है, दूसरा जो कि ये कांग्रेस के लगातार खाते में सीट चल रही थी, तीसरा ये है कि वहां का जो मतदाता है वो भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ है गांधी परिवार से। जी। अभी भी वहां तमाम परिवार, वो संख्या हजारों में परिवारों की है जो पूरे परिवार समर्पित भाव से, उनका इससे मतलब नहीं है कि सरकार बन रही है या नहीं बन रही, मतलब वो समर्पित भाव से मतदान करते हैं कांग्रेस के पक्ष में, ऐसे हजारों परिवार। तो इस कारण वो बढ़िया फाइट में है और सेफ है। हाँ, बस ये सम्मानजनक स्थिति तब मानी जाएगी जब कम से कम ये जो सोनिया जी का अंतर था, उस अंतर को राहुल जी बरकरार रखें तो, वरना जीत तो जाएंगे लेकिन जीत का अंतर माने लगता है। विश्लेषण इस जीत के अंतर पर होना चाहिए और होगा भी। जी बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल यह सीट कांग्रेस को जा रही है आपके अनुसार। देवराज सिंह जी,
आप का आकलन क्या कहता है? देवेंद्र जी, मैं भी विश्वदेव राय जी से और नागेंद्र जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और ये सीट निश्चित ही कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरा जोर लगाया है, और दिनेश प्रताप सिंह जो कभी कांग्रेस के बहुत लाडले हुआ करते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका के बहुत नजदीकी रहे, उनको तोड़ के भाजपा अपनी तरफ लाई और फिर राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबले में इस बार लड़ा दिया। पिछली बार वो सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे और हारे थे, इस बार राहुल गांधी खिलाफ है। राहुल गांधी जी केरल से दोबारा तो केरल में लड़ ही रहे हैं, यूपी में भी इस बार उन्होंने रायबरेली से दावेदारी की है। तो स्वाभाविक है कि क्षेत्र की जनता का लगाव गांधी परिवार से, गांधी परिवार की एक परंपरागत सीट रही है, और लंबे अरसे से देखा जाए तो कांग्रेस के ही बड़े नेता जीतते रहे हैं। राहुल गांधी भी बड़े नेताओं में कांग्रेस के शुमार हैं, और इस बार उन्होंने अपनी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो उसमें भी इजाफा किया है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो, और जो लोगों से मिलने का तरीका है वो, उन्होंने काफी कुछ इजाफा किया है। तो जीतेंगे राहुल गांधी निश्चय है, लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह से टक्कर मिल रही है, और दिनेश प्रताप सिंह जी एमएलसी हैं, लगातार एमएलसी हैं, और उनको चुनाव जीतने का ट्रिक आता है। और ये ट्रिक हुए इस बार लोकसभा के चुनाव में वो है अपनी इस ट्रिक से कितना मार्जिन घटा सकते हैं, ये देखने का विषय है। और हारेंगे, आप भी मान रहे हैं कि हारेंगे, लेकिन अपने ट्रिक से हार का मार्जिन कितना कम कर सकते हैं, ये मतलब आप इनकी बड़ाई भी कर दिए, नहीं इनकी विशेषता भी बता दिए, इनको बड़ाई भी कर दिए, लेकिन अंततः हरा ही दिए आप। चलिए संजय जी, ये है ये इसे कहते हैं कि मतलब चतुराई से प्रसन्न करके बस जो अपनी बात कहनी है वो कह देना। वास्तव में जी बिल्कुल विद्वानों के बीच बातों से कहीं फंसा नहीं जाता है, और विद्वान कहीं फंसते भी नहीं हैं, और इनकी बातों में फंसना भी नहीं चाहिए। बस सीधे जवाब ले लेना चाहिए और अपनी बात कह देनी चाहिए। अगर आप घुमाए तो घूमते रह जाएंगे। इसलिए हम देखिए बड़े बारीकी से सीधे सवाल किए हैं, सीधे आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो विश्लेषण का अंदाज था देवराज जी, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। पॉलिश लगा दिए हैं पूरी तरह से, लेकिन चमका दिए हैं, जिताएंगे कांग्रेस को ही। संजय जी। हाँ, देखिए मेरा तो मानना यह है कि राहुल गांधी इस समय देश में एक बड़ा चेहरा है, और विपक्ष का बड़ा चेहरा है, जो कि अगर भगवान चाहे यदि इनका संघर्ष सफल हुआ तो निश्चित रूप से पीएम के दावेदार भी हैं। तो ये बड़ी गौरव का बात होती है किसी भी क्षेत्र की जनता के लिए कि उसका नेता देश का मुखिया हो। तो उस कद के हिसाब से राहुल गांधी वो चुनाव जीतेंगे रायबरेली से। नहीं तो क्या रायबरेली की जनता ये मान रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे? मान तो रही है, अगर सीटें आई महागठबंधन की तो निश्चित रूप से पीएम की दौड़ में रहेंगे। अब ये बात अलग है कि महागठबंधन नहीं छू पाए आंकड़ा, तो बात अलग है, तब भी वो बड़े नेता कहलाएंगे देश के। आज भी जब बात होती है देश में विपक्ष के रूप में, तो विपक्ष में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और उसके नेता कहीं न कहीं राहुल गांधी हैं आज की तारीख में। यानी कि अब आप भी कांग्रेस को ही दे रहे हैं, कांग्रेस को ही दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 4 विद्वान हैं वास्तव में, और बहुत अच्छा विश्लेषण किया है इन चारों विद्वानों ने इस सीट पर। खासकर अगर जो कहें कि घुमावदार विश्लेषण अगर जो कहा जाए, चक्रव्यूह वाला विश्लेषण, तो वो देवराज जी का रहा है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ये सभी विद्वानों ने कांग्रेस को रायबरेली सीट से कांग्रेस को जीतती हुई दिखा रहे हैं। चलिए, जीतते हुए अगर जो कांग्रेस को रायबरेली सीट से दिखा रहे हैं, तो हम प्रतिशत पर भी थोड़ा सा गौर कर लें। एक संशय है, उसे भी हम हमारे विद्वान जरूर दूर करेंगे। तो प्रतिशत अगर जो आंकड़े दिखाएं टीवी स्क्रीन पर तो बेहतर होगा। प्रतिशत आंकड़े रायबरेली के, लोकसभा सीट रायबरेली, यहां पर जो कांग्रेस है
ये 2014 में आप देख सकते हैं कि 63.80% यहाँ पर इनको वोट मिले थे, बीजेपी को 21.05%। वहीं अगर जो 19 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 55.80% वोट मिले थे। यानी कि सीधे सीधे जो है आप देख सकते हैं कि करीब करीब 12% वोट घटे हैं और बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि 17% यहाँ पर वोट बढ़े हैं। तो अब राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से सोनिया गांधी नहीं है, उन्होंने भावुक अपील की है, सपा के साथ है। तो कांग्रेस के वोट अगर जो पिछले पॉइंट पे घूम करके गए तो भी कांग्रेस निकल सकती, सपा का प्लस होगा वोट। एनएच की जो न्यूज़ार के आंकड़े जो प्रतिशत के आधार पर ये दे रहे हैं उसके अनुसार भी यहां पर कांग्रेस निकल रही है। तो रायबरेली की सीट हम किसे देंगे? कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई यहां पर दिख रही है। प्रतिशत का हिसाब किताब के साथ ही विश्लेषकों की एक मत राय है कि रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में रही। अब एक और सीट है, जल्दी से हम उस पर भी चर्चा कर लें। लखनऊ की सीट है, लखनऊ लोकसभा की सीट। यहां पर कौन किसके बीच मुकाबला? ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर राजनाथ सिंह बीजेपी से, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से और सरवर मलिक बहुजन समाज पार्टी से। तो ये तीन दिग्गज यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से। लोकसभा सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और रविदास मेहरोत्रा सपा, सरवर मलिक बसपा। परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, परसेंटेज भी देख लें। सीट पर परसेंटेज देखते हैं, कितने परसेंटेज, कब कितने प्रतिशत वोट पड़े। 2014 में 53.02%, 2019 में 54.72% और 2024 में 52.03%। थोड़ा सा और बारीक नजर डालें, 2014 में 54.27% बीजेपी को और 27.89% कांग्रेस को। 2019 में सपा दूसरे नंबर पर रही है, जबकि बीजेपी के वोटों में बढ़ोतरी देखी गई है 56.70% और सपा को 25.59%। कांग्रेस तीसरे स्थान। अब सपा से रविदास मेहरोत्रा और बीजेपी से राजनाथ सिंह। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे मेहमान के विश्वदेव राय जी, लखनऊ सीट महत्वपूर्ण सीट, राजधानी की सीट और केंद्रीय रक्षा मंत्री, क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह जी की मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बात होगी इस पे सीट पे निवेन जी। उनकी जीत तो तय है, ये समझा जा रहा है। और यही पिछली बार भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद थे, उसके 7 बार ये सीट भी भाजपा के पाले में आ जा चुकी है जब से ये सीट रही है। और यहाँ बीजेपी के ही ज्यादा वोटर हैं, समाजवादी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उसको नजरअंदाज करते हुए, जबकि राजधानी में खास तौर पे शासित सरकार का मत होता है, बाकी प्रदेशों में उससे इतर लखनऊ में हमेशा बीजेपी का ही अपर हैंड रहा है। इस बार भी बीजेपी का ही अपर हैंड दिख रहा है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो विधायक हैं यहाँ से, यहाँ की एक सीट से, लेकिन वो बसपा के कैंडिडेट तो बहुत जूनियर हैं, कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी चर्चा इतनी नहीं है यहाँ पर। मेन चर्चा राजनाथ सिंह जी की है, गृह मंत्री हैं उनकी। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी के बारे में भी बढ़ाने की कोशिश करी है कि सबसे ज्यादा बार जेल जाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, छात्र जीवन से ही सबसे ज्यादा नॉन अवेलेबल वारंट भी इनके खिलाफ है जी। ये भी रिकॉर्ड है जी। तो आप मतलब बड़े ही संघर्षशील प्रत्याशी हैं ये राव साहब।
आज अभी पिछले 48 घंटे से संघर्षशील ही है ये। हाँ। और जहां पर वो स्ट्रांग रूम है ईवीएम का, उसके बाहर धरने पे बैठे हुए हैं ये। अच्छा। उसका वीडियोग्राफी पूरी देखे पड़े हैं। अच्छा। उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वहां पूरे ये और इनके करीबन 20-25 कार्यकर्ता वहीं बैठे हुए हैं कि कोई गड़बड़ ना कर दी जाए ईवीएम में। बताइए, ये स्थितियां हैं, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। माहौल तो बना कहीं ना हुआ है कहीं या बनाया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। बनाया जा रहा है या बना हुआ है, ये देखने वाली बात। अब उसकी बात देवेंद्र जी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अब राजनाथ समय सिंह भी जी नहीं की है। मार्जिन की बात होगी। जी जी जी, मार्जिन की बात होगी यहाँ जी, पर, जी, किस जी। मार्जिन से वो अपनी जीत हासिल करते हैं। और इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, उनके जो साहबजादे हैं वो नीरज जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सीट पे। उन्होंने सारे समीकरण बिठाए हैं यहाँ पर। पिछली बार उन्होंने एक बयान दिया था तो 50,000 वोट बढ़ गए थे राजनाथ सिंह जी के लिए। अब की बार तो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बयान दिया था तो राजनाथ सिंह जी के लिए बढ़ गए थे 50,000 वोट। जी जी जी, चलिए ठीक है। नागेंद्र बहादुर जी, आपकी राय क्या है? मैं भी इन्हीं से सहमत हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि नीरज जी की जो, क्योंकि चुनाव के दौरान ही नहीं, जैसे कि अलग अलग सीटों पर जो प्रत्याशी होता है, उसके परिजन या उसके जो इष्ट मित्र होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उस समय अहर्निश मेहनत करते हैं, रात दिन लगते हैं। लेकिन यहाँ लखनऊ में नीरज जी लगातार लगे रहते हैं और जनता के टच में रहते हैं बराबर। तो उसका लाभ निश्चित तौर पे ये मिलेगा कि ये जो अंतर है सम्मानजनक, ये अंतर बरकरार रहे, बल्कि थोड़ा बहुत बढ़े जरूर। और जो समीकरण बन रहा है उसको देखते हुए यही लगता है कि जो अंतर पिछली बार का है उसमें चाहे थोड़ा ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर। जी, ये थोड़ा ही बढ़े मेरा व्यक्तिगत लेकिन राय है। बढ़ेगा जरूर। हाँ, लेकिन थोड़ा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगा जरूर। बढ़ेगा जी, यानी कि बीजेपी को आप भी दे रहे हैं। बिल्कुल। देवराज सिंह जी, अब हम आपके पास आएंगे। अब देखते हैं कि आप कौन सा चक्रव्यूह वाले वाक्य जरूर फेंकते हैं। जी जी देवेंद्र जी, लखनऊ सीट को लेकर जैसा कि रायबरेली में राहुल गांधी की जीत के प्रति मेरे सभी जो इसमें बैठे हुए हैं सभी का मत था कि कांग्रेस जीत रही है, वैसे ही लखनऊ के बारे में मेरा निश्चित ये मत है कि यहाँ से राजनाथ जी चुनाव जीतेंगे। और राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेताओं में हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष में भी राजनाथ सिंह जी की स्वीकार्यता है। और देखा जाए राजनीति में तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवेदनशील और आत्मीय और एक सादगी से और सरलता से, सहजता से जो राजनीति के मूल्य आगे बढ़ाए थे, राजनाथ जी अटल जी की उस परंपरा के अंतिम वाहक हैं भारतीय जनता पार्टी में। और जितनी स्वीकार्यता अटल जी की हिंदुओं के प्रति, हिंदू मतदाताओं के प्रति, उतनी ही लगभग मुझे लगता है कि लखनऊ में अटल जी जब चुनाव लड़ते थे तो अल्पसंख्यक वर्ग का भी वोट उनको अच्छा खासा मिलता था। तो राजनाथ जी ने भी इस पूंजी को बचा कर रखा है और अल्पसंख्यक बिरादरी का भी ठीक ठाक वोट राजनाथ जी को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी, और खुद की एक जो उनकी व्यक्तिगत पहचान है उसके आधार पे भी। तो राजनाथ जी के बारे में कहीं कोई संशय नहीं है देवेंद्र जी। रही बात रविदास मेहरोत्रा जी की, तो रविदास मेहरोत्रा जी छात्र जीवन से राजनीति और लखनऊ के कर्मभूमि जन्मभूमि देखा जाए सब कुछ है, तो वो खाटी नेता है। चुनाव में इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ हैं, तो कितना वो अपना मार्जिन घटा सकते हैं, हार का अंतर कितना घटा सकते हैं, ये रविदास मेहरोत्रा जी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन राजनाथ जी की तरफ से ये एक तरह से जो मैसेज जा रहा है कि 2019 में जो जीत का अंतर था उस जीत के अंतर को हमें बढ़ाना है। और इस मामले में देखा जाए तो नीरज जी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है लखनऊ में। 2019 से 2024 अब तो चुनाव हो रहे हैं। कोरोना काल में शायद ही कोई ऐसा समय रहा होगा उस पीरियड में जब किसी को हेल्प की जरूरत हुई हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हुई हो, और नीरज जी के पास अगर जानकारी पहुंची तो उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से लोगों की मदद की है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हाथ बढ़ाए हैं, कदम बढ़ाए हैं, यथार्थी से बात की है। तो इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ कोई इस तरह का चक्रव्यूह दिखता नहीं है जो राजनाथ जी को घेरने में सफल हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनाथ जी बड़े अंतर से जीतेंगे नीरज जी।
जी, बड़े अंतर से जीतेंगे नीरज जी की वजह से भी, नीरज जी की वजह से भी बड़े अंतर से जीतेंगे। चलिए संजय जी, आप अपनी राय। देखिए, राजनाथ सिंह बड़े कद्दावर नेता भाजपा के, और इन्हीं के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मोदी जी उसमें पीएम बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बड़ा चेहरा है पार्टी के, और सीट भी उन्होंने अच्छी चुनी है। लखनऊ सेफ सीट है उनके लिए, क्योंकि शहरी सीट है, तो शहर की सीट में लगभग बीजेपी को कोई दिक्कत। हाँ, यही वो चंदौली से लड़ लेते तो हो सकता चुनाव हार भी सकते थे पूर्वांचल में, जहाँ के रहने वाले। तो सीट सेफ है, सीट जीतेंगे, और हो सकता है कुछ मुकद्दर बढ़िया रहा तो इनकी भी चाहत है कि देश का प्रधानमंत्री बने। अगर ऐसा कुछ बात बना, संगठन की फेरबदल हो, तो राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के दावेदार हुए हैं, तो इसलिए सीट जीत रहे हैं, अच्छी मार्जिन सीट जीत। मतलब आप भी बीजेपी को? बीजेपी। तो लखनऊ की सीट 4 के 4 विद्वान विश्लेषकों ने बीजेपी को दिया है, यानी कि राजनाथ सिंह एक बार फिर जीत की तरफ अग्रसर है। तो ये तो रहा कुछ खास सीटों का विश्लेषण, और हमारे साथ विद्वान विश्लेषक जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वान विश्लेषकों का। कल जो हमने आज विश्लेषण किया और कल जो हमने विश्लेषण किया, इस विश्लेषण में कितने प्रतिशत हम नजदीक पहुंचते हैं ये कल पता चल जाएगा। लेकिन विद्वानों का विश्लेषण कभी खाली नहीं जाता, और उन्होंने जो विश्लेषण किया है धरातल पर रह करके किया है, बहुत ही नजदीक से देखा है, परखा है, जाना है और मुद्दों को समझा है, लोगों की नब्ज टटोली है। ये कोई एग्जिट पोल नहीं, अनुभव है, और अनुभव के आधार पर हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ खास सीटों का विश्लेषण किया है। और अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।